नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, अन्य पीसीएस परीक्षा, सब समीक्षाधिकारी परीक्षा, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, एसएससी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत हम भूगोल विषय से करेंगे। नेगेटिव मार्किंग का समय है, अतः सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सटीक पता होना चाहिए, तभी आप नेगेटिव मार्किंग में सही उत्तर कर पाएंगे। अन्यथा भ्रम की अवस्था में 50-50 करने की अवस्था में प्रश्न का उत्तर गलत भी हो सकता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उत्तर आपको सटीक पता होने चाहिए। जैसे प्रश्न किया वैसे उत्तर आपको याद होना चाहिए और 4 ऑप्शन में से सटीक आंसर आपका निकल आना चाहिए। इसके लिए आपको गहन तैयारी करनी है। चलिए भूगोल विषय में हम अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका के कुछ प्रश्न लेते हैं। अफ्रीका का पहला प्रश्न है, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिए। अफ्रीका और यूरोप कैसे अलग होते हैं? आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। अफ्रीका और यूरोप जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अफ्रीका में कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी जनजातियां हैं? जैसे बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है? अफ्रीका के किस देश में पाई जाती है? कालाहारी में। अफ्रीका के कालाहारी में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगर यह प्रश्न में पूछा गया बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है? अफ्रीका में। अफ्रीका के कहां पाई जाती है? कालाहारी जगह में। वही अन्य जनजाति है जैसे पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कहां पाई जाती है? कांगो बेसिन में। बेसिन। बद्दू जनजाति, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बद्दू जनजाति अफ्रीका के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बद्दू जनजाति अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है, वहां पाई जाती है। सहारा क्षेत्र में बद्दू जनजाति पाई जाती है। बद्दू जनजाति कहां पाई जाती है? सहारा रेगिस्तान क्षेत्र में, जो कि सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थल कहां पे है? तो विश्व का सबसे गर्म स्थल अफ्रीका में ही है। अफ्रीका का वह देश, उस जगह का नाम अल अजीजिया है। क्या है? अल अजीजिया। अल अजीजिया लीबिया देश में है। लीबिया देश में है। लीबिया देश में अल अजीजिया है। अल अजीजिया लीबिया देश में अल्जीरिया सबसे गर्म जगह है, विश्व का सबसे ज्यादा गर्म है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अफ्रीका का एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादक नगर पाए जाते हैं। जब सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन होता है, स्वर्ण के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। सोने की खान स्वर्ण के उत्पादन के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। कौन सी जगह है अफ्रीका का सोने संबंधी? अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सोने की खान के लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? स्वर्ण उत्पादक नगर है हमारा। ये स्वर्ण उत्पादक नगर जोहान्सबर्ग कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान हैं, उनको क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। बच्चों शांत रहना, ठीक है? बोलना नहीं बच्चों। चलो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अफ्रीका का उष्ण घास का मैदान क्या कहा जाता है? आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर आ जाना चाहिए। अफ्रीका का जो उष्ण घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? अफ्रीका का उष्ण घास का मैदान
सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। और शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहा जाता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। वेल्ड शीतोष्ण घास का मैदान अफ्रीका में है, सवाना उष्ण घास का मैदान है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच एक नहर है, उस नहर का क्या नाम है जो कि अफ्रीका में है? किन सागरों के बीच में है? लाल सागर और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, इन सागरों के बीच में एक नहर है, इस नहर का नाम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। इस स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था और यह कितने किलोमीटर लंबी है? कितने किलोमीटर लंबी है यह पीछे में प्रश्न पूछा गया था। 168 किलोमीटर, 169 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। तो यह 169 किलोमीटर लंबी है। और यह इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का, जो स्वेज नहर है, इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। सोने का जो नहर है, सोने अफ्रीका में जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगर कहलाता है। वहीं हीरे के लिए भी एक जगह प्रसिद्ध है अफ्रीका का। अफ्रीका का एक क्षेत्र हीरे के लिए भी प्रसिद्ध है। उस जगह का क्या नाम है जरा हम देखते हैं। चुप रहो बच्चों। तो विश्व में हीरे के लिए अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र हीरे के लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है, समझिए। अफ्रीका का किम्बरले क्षेत्र हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे बड़े हीरे की खान यहाँ पे पाई जाती है अफ्रीका में। किम्बरले क्षेत्र हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रख लीजिए। अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। इस सहारा रेगिस्तान में एक बहुत विशेष झील है, उसका नाम क्या है मैं बता देता हूं। सहारा रेगिस्तान में चाड झील है। अफ्रीका का स्वर्ण नगर आप जानते होंगे जोहान्सबर्ग है, और किम्बरले हीरे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अफ्रीका के कुछ और प्रश्न। नील नदी का उद्गम कहां होता है? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से। नील नदी पर एक शहर बसा है, सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। कहां है वह? मिस्र के काहिरा में। नील नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मिस्र का काहिरा शहर है। चलिए अगला प्रश्न है। स्टेनली जलप्रपात, स्टेनली जलप्रपात कहां है? स्टेनली जलप्रपात आपका कहां पे है? उत्तर दीजिए। किस नदी पर है? अफ्रीका के किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। अफ्रीका में कांगो नदी बहती है, उस पर स्टेनली जलप्रपात बनाया गया है। स्टेनली जलप्रपात। और एक और जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात यह किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है।
अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के पूर्वी भाग को हार्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हार्न ऑफ अफ्रीका। अब यह प्रश्न उठता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? इथियोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है। 3 देश हैं, इथियोपिया, जिबूती, जिबूती और सोमालिया है। हाँ, सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका का पूर्वी भाग है। इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, यह 3 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। भूमध्य रेखा में स्थित अफ्रीका ऐसा प्रदेश है जहां भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं एक गुजरती हैं। भूमध्य रेखा जहां जहां से गुजरती है उन देशों के नाम बताना है। अफ्रीका में के उन देशों का नाम बताना है हमें जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा अफ्रीका के कहां कहां से गुजरती है बताइए? भूमध्य रेखा एक तो हो गया गैबन, दूसरा कांगो बेसिन। मैप लेकर खोल के बैठिए तब आपको पूरा याद हो जाएगा। गैबन, कांगो बेसिन और युगांडा, रवांडा के बाद कीनिया देश और अगला है सोमालिया। इन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका में कर्क रेखा, मध्य रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा में बसे देश से गुजरने वाले देश कौन से हैं? भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है? गैबन, कांगो बेसिन, युगांडा, रवांडा, कीनिया, सोमालिया। चलिए गोल्ड कोस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्ड अफ्रीका का कौन सा देश गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? घाना देश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका में अंध महाद्वीप है, याद रखिएगा। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है नहीं, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका और एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? अफ्रीका का कौन सा देश एशिया और यूरोप का जंक्शन के नाम से जाना जाता है? तो एशिया और यूरोप का जंक्शन, उत्तर दीजिए, किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। आपका उत्तर होगा मिस्र। अगला प्रश्न है, वनों का देश किसे कहा जाता है? अफ्रीका को वन का देश कहा जाता है। काफी घने वन हैं यहां पर। वहीं एक नदी है अफ्रीका में जिस पाम तेल की नदी कहा जाता है, जिसे पाम तेल की नदी। कौन सी नदी? पाम तेल की नदी। कौन सी नदी है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए तुरंत। पाम तेल की नदी अफ्रीका की किस नदी को कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है। नाइजर नदी को कहा जाता है पाम तेल की नदी। चलिए अब हम दक्षिण अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, करेंगे। दक्षिण अफ्रीका का पहला प्रश्न है, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में कितने देश हैं? दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है। दक्षिण अमेरिका में कुल 15 देश हैं।
यह दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका स्थित है। यह 15 देश से मिलकर बना देश है। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आपका उत्तर क्या होगा? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी झील है यार? टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है यह? पेरू बोलीविया सीमा पर, बोलीविया सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी हम जानते हैं, जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो कि विस्तार के आधार पर है। लंबी नदी हमारी नील नदी है, लेकिन अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है विस्तार के आधार पर। यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है अमेजन नदी। अब आइए, विश्व का सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो सबसे कौन सा है? इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आपको याद करना जरूरी है। ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। क्या है यह? एक ज्वालामुखी। ओडेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो यह कहां स्थित है? चिली और अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी यह चिली ओजेस डेल सलाडो कहां है? यह चिली और अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। चिली और अर्जेंटीना। चलिए यह प्रश्न हो गया। एंजल जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका में है। कौन सा जलप्रपात? एंजल। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। यह किस देश में है? एंजल जलप्रपात किस देश में है? यह वेनेजुएला देश में है। वेनेजुएला। किस नदी पर है यह? कैरो नदी पर है। कैरिनो या कैरो नदी। तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, वेनेजुएला देश में है और कैरो या कैरिनो नदी पर स्थित है यह। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कॉफी का उत्पादन दक्षिण अमेरिका में बहुत अधिक होता है। ब्राजील क्षेत्र जो है वह कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। वही कॉफी के बाग को क्या कहा जाता है? कॉफी के जो बाग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कहुए के बाग को, कॉफी के बाग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहुए के बाग को अफ्रीका में, वो अमेरिका में क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा। कॉफी के बाग को दक्षिणी अमेरिका में फजेंडा कहा जाता है। विश्व सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश हमारा ब्राजील ही है। चलिए तांबे में आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा तांबा कहां पाया जाता है? चिली देश में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? किस खान में? उस खान का नाम हमें बताना है। चुकीका माता। चुकीका माता यह क्या है? एक खान है। चुकीका माता क्या है? खान है। इसमें से तांबा का उत्पादन होता है।
यह तांबा चूंकि का माता खान कहाँ पे है, चिली देश में है, और चिली देश में सर्वाधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन होता है। चूंकि का माता तांबे की खान है। चलिए, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कहाँ होता है? ये बदलता रहता है, लेकिन मक्का अधिकतर अर्जेंटीना में उत्पादन होता है, अर्जेंटीना क्षेत्र में, याद रखिएगा। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की जो पर्वत श्रेणी है एंडीज, उसकी सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर होगा आपका एकांकागुआ। एकांकागुआ। यह एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत एकांकागुआ है। क्या है? एकांकागुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960 मीटर। 6,960 मीटर एकांकागुआ की ऊंचाई है, जो कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसी एंडीज पर्वत में अटाकामा मरुस्थल है। कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल एंडीज पर्वत में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका का भाग है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में कहोवे के बाग को फजेंडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा कॉफी कौवा ब्राजील में पैदा होता है, उत्पादन होता है। अब आइए, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? क्योंकि अर्जेंटीना में सबसे ज्यादा पंपास घास के मैदान है। जो घास का मैदान है उसे पंपास कहा जाता है, पैम्पास। तो अर्जेंटीना का हृदय पैम्पास को कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय, ये देखिए, हृदय किसे कहा जाता है? पैम्पास या पंपास को। क्योंकि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेटागोनिया मरुस्थल है। कौन सा? पेटागोनिया। याद रखिएगा, पेटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और यह दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है, पेटागोनिया मरुस्थल। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह जो है बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है बताइए? सेंटोस बंदरगाह कहाँ का है? सबसे पहले सेंटोस बंदरगाह ब्राजील देश का है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। यह कॉफी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। सेंटोस बंदरगाह से कॉफी का निर्यात होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉफी हमारी ब्राजील से पैदा होती है। सेंटोस बंदरगाह काफी उसके लिए प्रसिद्ध है, काफी निर्यात के लिए। सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका का 15 देशों में से ब्राजील सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटा देश फ्रेंच गोयाना देश है। चलिए, भूगोल के प्रश्न हो गए हैं, थोड़े से प्रश्न इतिहास के कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। 1857 की क्रांति। की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? हमें यह जानना है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। रोटी और कमल। 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने का? कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। आपका उत्तर होना चाहिए वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर महोदय ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब आइए, इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न हैं। जैसे 1857 के विद्रोह का सबसे पहले प्रारंभ किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? मंगल पांडे के द्वारा किया गया।
मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया और इनको फांसी भी लगा दी गई। अपना बलिदान इन्होंने दिया था। इनको फांसी कब लगी थी, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई, यह इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की जो क्रांति है सबसे पहले विधिवत रूप से कब प्रारंभ हुई, उसकी डेट है 10 मई 1857 को यह विधिवत रूप से चालू हुई। बड़े पैमाने पर, अर्थात बड़े पैमाने पर यह चालू हुई थी। दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति हो रही थी उसमें दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली का नेतृत्व, उत्तर दीजिए, दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर, जो कि ये काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे, सेकंड थे। बहादुर शाह जफर, इन्होंने दिल्ली का 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था। अब आइए, कहां से नेतृत्व होगा? फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया था? उत्तर दीजिए, फतेहपुर। फतेहपुर से किसने किया था? अजीमुल्ला ने। अजीमुल्ला ने फतेहपुर से नेतृत्व किया था। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने बरेली से किया था। लखनऊ से किसने किया था? कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। खान बहादुर खान, या बरेली से उत्तर दिया था। खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल, इनके दत्तक पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को यह प्रश्न उठता है, किस अंग्रेज सिपाही ने, अंग्रेज ने भारतीय क्रांतिकारियों में अकेला मर्द कहा? रानी लक्ष्मीबाई को अकेला मर्द कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में अकेला मर्द। किसने कहा था? किस अंग्रेज ने कहा था? ह्यूरोज महोदय ने रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय क्रांतिकारियों में अकेला मर्द कहा था। झांसी से रानी बाई ने नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, बरेली से खान बहादुर खान ने। अब आइए, फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अजीमुल्ला ने। फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या नाम दे दिया गया है, मौलवी अजीमुल्ला। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, अजीमुल्ला कहां से नेतृत्व कर रहे थे? फैजाबाद से। बिहार से, उत्तर दीजिए, बिहार से और कानपुर से, दोनों बचे हैं। बिहार से नाना साहेब और कुंवर सिंह, दो नाम हैं। नाना साहेब कानपुर के थे। कानपुर से हमारे नाना साहेब थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। तो इन्होंने नेतृत्व किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? यह प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। दिल्ली से जिसने नेतृत्व किया था बहादुर जाफर, उनको अंग्रेजों ने पकड़कर वर्मा निर्वासित कर दिया था। किस देश में? वर्मा देश में दिल्ली से नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया था। यह प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी लगे हुए कारतूस, जिसमें यह अफवाह फैल गई थी कि इस चर्बी में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसको मुंह से काट के खोलना पड़ता था। इसीलिए हिंदू गाय और मुस्लिम
सुअर की चर्बी को वर्जित मानते थे, इसलिए यह विरोध का एक बहुत तात्कालिक कारण था, विशेष कारण था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, उत्तर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से दे दीजिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने किस प्रदेश को आपातकालीन राजधानी बनाई? लॉर्ड कैनिंग महोदय 1857 की क्रांति में लॉर्ड गवर्नर जनरल थे। इन्होंने किस प्रदेश को आपातकालीन राजधानी बनाई? इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी लॉर्ड कैनिंग महोदय के द्वारा बनाई गई थी। 1857 की क्रांति में कौन सा एक उर्दू शायर था जिसने 1857 की क्रांति को देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा था। मिर्जा गालिब कहां के थे? आगरा के थे। मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा था। यह उर्दू शायर थे। अब आइए, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। फिर से आप याद कर लीजिए, बहादुर शाह सेकेंड को कहां भेजा गया? रंगून, बर्मा देश में है। वहीं किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ब्रिटिश शासन सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? 1857 का जो विद्रोह है भारतीय अंग्रेजों की शासन सत्ता को उखाड़ फेंकने की भारतीय जनता की क्रांति है, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। और बिहार के जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।